सरकारी नौकरी खासकर जब वो रेलवे जैसी इतनी बड़ी संस्था में हो, तो वो सिर्फ एक रोजगार नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन सार्वजनिक कर्तव्य। हाँ, तो आज हम नियम 6 से लेकर 10 तक पर ज़रा गहराई से बात करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये समझना है कि ये असल में एक रेलवे कर्मचारी के आचरण को मतलब कैसे नियंत्रित करते हैं। चाहे वो यूनियन बनाने की बात हो, प्रदर्शन करने की या फिर सरकार की आलोचना करने की। सही कहा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं नियम 6 से। ये जुड़ा है संघ या संस्था में शामिल होने से, यानी ज्वाइनिंग एसोसिएशन से। ठीक है। तो पहला और सबसे सीधा सवाल यही है कि क्या रेलवे कर्मचारी किसी भी तरह की यूनियन या संघ का हिस्सा बन सकते हैं, या इस पर कोई पाबंदी है? पाबंदियां हैं और वो काफी साफ है। नियम 6 कहता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ऐसे किसी संघ का सदस्य नहीं बन सकता जो देश की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा हो। अच्छा। ये एक बुनियादी शर्त है। कोई भी गतिविधि जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो, उसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, देश हित सबसे ऊपर है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई कर्मचारी प्रमोट होकर अधिकारी बनता है, तो उसके लिए नियम बदल जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आपने एक बहुत जरूरी नुक्ते पर उंगली रखी है। जब कोई कर्मचारी प्रमोट होकर राजपत्रित अधिकारी यानी एक गजेटेड ऑफिसर बन जाता है, हम्म। जिसका मतलब है कि अब वो सरकार की तरफ से फैसले लेने वाली एक अहम कड़ी है, तो उसे जो नॉन गैजेटेड कर्मचारियों की यूनियनें हैं, उनसे इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब अगर वो सालों से उस यूनियन का हिस्सा रहा हो, तो प्रमोशन मिलते ही उसे छोड़ना क्यों पड़ता है? देखिए, इसके पीछे का सिद्धांत है हितों के टकराव को रोकना, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा। एक गैजेटेड ऑफिसर अब मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब अगर वो उसी यूनियन का सदस्य बना रहेगा जो कर्मचारियों के हक के लिए मैनेजमेंट से बात करती है, तो वो एक ही समय में दोनों टीमों के लिए कैसे खेल सकता है? हाँ, ये बात तो सही है। ये नियम मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक साफ रेखा खींचता है। समझ गई। तो ये पद के साथ जो जिम्मेदारियां बदलती हैं उसको दिखाता है। लेकिन हमारे स्रोत में एक और बारीकी का जिक्र है कि वो एक साधारण सदस्य बना रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? रहने से यूनियन को किसी तरह का मतलब कोई लाभ होता है, तो वो एक साधारण सदस्य या ऑर्डिनरी मेंबर के तौर पर बना रह सकता है। हम्म। लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि वो यूनियन का एक लाइब्रेरी मेंबर जैसा है। अच्छा, लाइब्रेरी मेंबर। हाँ, वो वहां की जानकारी ले सकता है, देख सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी कैसे चलेगी, कौन से फैसले लिए जाएंगे, इस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। वो यूनियन की किसी भी गतिविधि में कोई एक्टिव रोल नहीं निभा सकता। वो बस एक मूक दर्शक है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। मतलब आप दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, लेकिन मैदान पर उतरकर खेल नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई समूह बनाने की बात। लेकिन समूह बनते ही हैं कुछ करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। और यहीं पर शायद नियम 7 आता है, जो प्रदर्शन और धरने से जुड़ा है। बिल्कुल। और यहां से सीमाएं और भी सख्त होनी शुरू हो जाती हैं। नियम 7 कर्मचारियों के प्रदर्शन करने के अधिकार को सीमित करता है। ये साफ तौर पर कहता है कि कर्मचारी किसी भी ऐसे प्रदर्शन या धरने में भाग नहीं ले सकता जो भारत की अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ हो, ठीक है। या जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती हो। एक मिनट, यहाँ एक बात है जो मुझे थोड़ी मतलब साफ नहीं लग रही। नियम कहता है कि ऐसे किसी प्रदर्शन की भी मनाही है जिससे सरकार का अपमान होता हो। हम्म अब ये अपमान क्या है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। इसकी परिभाषा कौन तय करेगा? क्या शांति से किसी नीति का विरोध करना भी अपमान माना जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इन नियमों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती भी यहीं आती है। अपमान की कोई एक तय परिभाषा नहीं है और इसकी व्याख्या अक्सर उस समय के हालात और अधिकारियों पर निर्भर करती है। अच्छा। लेकिन नियम के पीछे की भावना यह है कि एक सरकारी कर्मचारी जो खुद सरकार का हिस्सा है, वो सार्वजनिक रूप से सरकार की प्रतिष्ठा को कम नहीं कर सकता। उसका काम नीतियों को लागू करना है, सड़कों पर उतरकर उनका मजाक उड़ाना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेलवे कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे हजारों कर्मचारियों का नुकसान हो रहा हो, तो वो शांति से भी उसका विरोध नहीं कर सकते। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं जाता। देखिए, नियम उन्हें अपनी शिकायतें रखने से नहीं रोकते। उसके लिए विभागीय प्रक्रियाएं हैं, यूनियन के जरिए बातचीत का रास्ता है। लेकिन ये नियम सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाता है, खासकर उन पर जो सरकार की गरिमा के खिलाफ जाते हों। हम्म।
ये नियम एक सरकारी कर्मचारी से एक अनुशासित बल की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करता है, जहां असहमति सिस्टम के अंदर दर्ज कराई जाती है, बाहर नहीं। समझ गई हो तो वो शांति से भी उसका विरोध नहीं कर सकते। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं जाता। देखिए, नियम उन्हें अपनी शिकायतें रखने से नहीं रोकते। उसके लिए विभागीय प्रक्रियाएं हैं, यूनियन के जरिए बातचीत का रास्ता है, लेकिन ये नियम सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाता है, खासकर उन पर जो सरकार की गरिमा के खिलाफ जाते हों। ये नियम एक सरकारी कर्मचारी से एक अनुशासित बल की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करता है, जहां असहमति सिस्टम के अंदर दर्ज कराई जाती है, बाहर नहीं। समझ गई। तो सड़कों पर विरोध की सीमाएं बहुत साफ हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल विरोध सिर्फ सड़कों पर तो होता नहीं है, कीबोर्ड से भी होता है। यहीं पर नियम 8 और 9 की भूमिका शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज के डिजिटल युग में नियम 8, जो प्रेस और मीडिया से संबंधों के बारे में है, और नियम 9, जो सरकार की आलोचना पर रोक लगाता है, शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। तो नियम 8 से शुरू करते हैं। क्या एक रेलवे कर्मचारी अपनी राय किसी अखबार में लिख सकता है या कोई किताब प्रकाशित कर सकता है? यहां पर एक शब्द सबसे जरूरी है, पूर्व अनुमति। नियम 8 के अनुसार किसी भी रेलवे कर्मचारी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई किताब या लेख लिखने की इजाजत नहीं है। मतलब कुछ भी लिखने से पहले सरकार से पूछना होगा। हाँ, और यही नियम रेडियो या टीवी पर बोलने या किसी अखबार को चलाने पर भी लागू होता है। लेकिन इसमें एक छूट का भी जिक्र है कि साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक विषयों पर लिखने के लिए शायद अनुमति की जरूरत नहीं है। हाँ, एक छूट है, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी है, और यहीं पर असली पेंच है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेलवे इंजीनियर है जिसे पुरानी इमारतों का शौक है। वो भारत के पुराने रेलवे स्टेशनों पर एक कॉफी टेबल बुक लिखना चाहता है। अच्छा। तो उसे इसकी पूरी इजाजत है, और शायद उसे अनुमति की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये कलात्मक काम है। ठीक है। लेकिन अगर वो उस किताब में बस एक चैप्टर ये लिख दे कि कैसे सरकारी उपेक्षा और भ्रष्टाचार के कारण ये ऐतिहासिक स्टेशन बर्बाद हो रहे हैं, ओहो। बस वो तुरंत नियम 8 की सीमा लांघ जाएगा, क्योंकि अब उसने सरकारी नीतियों और कामकाज पर टिप्पणी कर दी है। अच्छा। तो आप कला पर बात कर सकते हैं, साहित्य पर बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने काम के क्षेत्र या सरकार की कार्यप्रणाली पर आते हैं, आप वो सीमा पार कर जाते हैं। वाह, ये उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। मतलब आप गुलाब की खूबसूरती पर कविता लिख सकती हैं, पर ये नहीं लिख सकती कि रेलवे ट्रैक के पास लगे गुलाब के पौधे पानी न मिलने से सूख रहे हैं। आपने इसे और भी सरल बना दिया, पर बात बिल्कुल यही है। और ये हमें सीधे नियम 9 की तरफ ले जाता है, जो शायद इन सब में सबसे सख्त नियम है। हाँ, नियम 9, जो सरकार की आलोचना पर एक तरह से पूरी तरह से रोक लगाता है। ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। ये बहुत सीधा और कठोर नियम है। इसका दायरा भी काफी बड़ा है। आप ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जिससे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, या भारत के विदेशी संबंधों पर बुरा असर पड़े, या लोगों के बीच कोई विवाद पैदा हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिबंध सिर्फ अपने नाम से की गई आलोचना पर ही नहीं है, तो बल्कि किसी और के नाम से, यानी बेनामी तरीके से की गई आलोचना पर भी लागू होता है। सरकार की आलोचना करने वाली किसी पोस्ट को सिर्फ लाइक या रीट्वीट कर दे तो क्या वो भी नियम 9 के दायरे में आ जाएगा? क्योंकि तकनीकी रूप से उसने तो कुछ लिखा या कहा नहीं। यही आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। ये नियम 1966 में लिखे गए थे। तब किसी ने फेसबुक या ट्विटर की कल्पना भी नहीं की थी। सही बात है। लेकिन आज के न्यायिक व्याख्याओं में एक लाइक या शेयर को अक्सर उस विचार का समर्थन या इंडोर्समेंट माना जाता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, और कई मामलों में इसे नियम का उल्लंघन माना जा सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने इन पुराने नियमों के पालन को कितना जटिल बना दिया है। ये तो वाकई बहुत जटिल है। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी को अपने ऑनलाइन व्यवहार को लेकर भी बेहद सतर्क रहना होगा। खैर, तो सार्वजनिक रूप से अपनी राय जाहिर करने पर तो काफी पाबंदियां हैं, लेकिन क्या होगा अगर किसी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर किसी जांच समिति के सामने बयान देने के लिए बुलाया जाए? यहाँ नियम 10 लागू होता है। हाँ, और यहाँ भी नियंत्रण बना रहता है। नियम 10 के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जांच समिति या आयोग के सामने गवाही देने के लिए भी सरकारी अनुमति अनिवार्य है। मतलब बिना अनुमति के कोई गवाही भी नहीं दे सकता? नहीं। और अगर अनुमति मिल भी जाए तब भी क्या कुछ सीमाएं हैं? बिल्कुल। गोपनीयता यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर सरकार अनुमति देती भी है तो कर्मचारी सिर्फ उन्हीं तथ्यों को बता सकता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। वो किसी भी सरकारी नीति के गुणदोष या किसी विभागीय कार्यवाही या किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। जब तक कि सरकार खुद इसकी इजाजत न दे। हाँ, जब तक कि सरकार इसकी विशेष अनुमति ना दे, और ऐसा करना एक गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सूचनाओं को सुरक्षित रखना है। सही। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील सरकारी जानकारी सुरक्षित रहे और केवल अधिकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से ही साझा की जाए। ये पारदर्शिता और आधिकारिक गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। तो हमने इन 5 महत्वपूर्ण नियमों को समझ लिया है। श्रोताओं की आसानी के लिए मैं एक बार जल्दी से इन्हें दोहरा देती हूँ, जैसा कि हमारे स्रोत की सुपर शॉर्ट परीक्षा रिवीजन केबल में दिया गया है। नियम 6 जुड़ा है यूनियन या संघ बनाने से। सही। नियम 7 प्रदर्शन और धरने पर सीमाओं से। बिल्कुल। नियम 8 प्रेस और मीडिया में लिखने बोलने पर नियंत्रण से। नियम 9 सरकार की आलोचना पर पूरी तरह रोक लगाता है। और नियम 10 जांच समिति के सामने गवाही देने की प्रक्रिया